है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपके संस्थान के जो निदेशक महोदय हैं, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे आते ही बुला लिया। दूसरा, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा नाम लेने पे लेवल तालियां बजाई या सीटियां बजाई। बड़ा अच्छा लगता है। अब जो मैं बात कहने वाला हूं उसके लिए, कि जब एक समय ऐसा था जब हम भी आप लोगों की तरह यहाँ बैठे थे, आज नौकरी लग गए या और जो भी प्रोग्रेस की है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं अपने आप को एक मिट्टी के ढेले के समान समझता हूं। और जब कभी भी मैं आप लोगों की तरह इस गुलाब के बगीचे में आता हूं, तो मैं अपने आप मिट्टी का ढेला होने के बावजूद मैं अपने आप महकने लगता हूं। तो आप सब तो हैं गुलाब। जो स्टाफ है, आदरणीय मनीष सर यहाँ बैठे हैं, डायरेक्टर महोदय हैं, तो मैं इतने योग्य लोगों के बीच में जब भी आता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं समझता हूं कि मैं सबसे जूनियर हूं, तो मुझे और डबल अच्छा लगता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण बताऊंगा। उसमें से एक उदाहरण जो है, मैं हर जगह जाके कहता हूं कि आपका देश बहुत बदल चुका है। एक देश तब था जब देश आजाद हुआ था, हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि खाने के लिए देश के सामने अन्न नहीं था। चूंकि ज्यादातर विद्यार्थियां, लगभग सभी के सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ। कई सालों तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। 1965 का एक वाक्य आपके सामने में शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैं पहले भी कई कार्यक्रम में कह चुका हूं। जब 1965-66 में आपके देश के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उस समय देश में इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि लोग भूखे मर रहे थे। ज्वार खाते थे, जो लाल रंग की ज्वार आती है। तो गांव में आप लोग जब अपने दादाजी दादी के पास में बैठोगे और ऐसा कुछ पुरानी बातें पूछोगे तो आपको अनुभव होगा कि ज्वार और बाजरे की रोटियां जो है बना करके, लाल ज्वार आती है जो बिल्कुल अमेरिका या फिर जो विकसित देश थे जो सुअर को खिलाते हैं, वो अपने देश के जो गवर्नमेंट थी जो अपने गरीबों के अंदर बांटने का काम करती थी। इतनी जब हालत खराब थी और एक बार ऐसी अकाल पड़ गया उसी टाइम पे, तो आपके देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है वो अमेरिका में अन्न मांगने के लिए गई। वो भी ज्वार, क्या मांगने के लिए? अन्न मांगने के लिए वहां पे गई कि हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं, हालत इतनी ज्यादा खराब है, हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो अमेरिका के लोगों ने बेइज्जती की। अमेरिका के अखबारों ने ऐसी ऐसी घटिया खबर छापी कि भारत का नेता अमेरिका के पास भीख मांगने आया है। अनाज पैदा नहीं कर सकता, बच्चे पैदा करते हैं वहां के लोग। हम लोग इस मामले में बड़े एक्सपर्ट का मतलब ये था, और हम वो एक काम आज भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उसकी बदौलत ये है कि आज जो कल की रिपोर्ट आई है ताजा यूनाइटेड नेशंस की, दुनिया में हम लोग जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर हो गए। उस समय शिक्षा का स्तर 0 था। उस समय शिक्षा का जो स्तर 0 था, तो इस तरह की जो चीजें थी समझ बिल्कुल भी नहीं थी। गांव के अंदर आप लोग जानते हैं, एक एक घर में मैं अपनी दादी को पूछता हूँ कि अपने परदादी जो थी हमारे, ऐसे गांव में और ऐसे किसे देखता हूँ तो 15 भाई बहन थे, 15। और आप लोग भी सोचते हैं तो 8-10 तो लगभग थे। और उसमें से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर इतनी ज्यादा थी कि कई महिलाएं जापा के दौरान डेथ हो जाती थी, और कई बच्चे तो जैसे ही जन्म हुआ बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो 15 में से 5 तो मर गए, और 4 बुआजी हमारे अभी भी, और 6 भाई लोग। तो ऐसा स्थिति थी, तो हालत खराब होनी थी। लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो जब इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि यहाँ के लोग हमारी बेइज्जती उड़ा रहे हैं, तो इंदिरा गांधी बड़ी खुददार लेडी थी। उन्होंने एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति, उसी कार्यक्रम के आसपास की बात होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति, वहां पे थोड़ा डांस वांस चलता है, पार्टी वगैरह। तो जो दूर के जो नेता आते हैं, जैसे कोई विकसित देश के, अपने देश के, पाकिस्तान के या और किसी देश के लोग वहां जाते हैं, तो पार्टी का आयोजन होता है और वहां डांस वगैरह सब चलते हैं। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए वहां के राष्ट्रपति ने उनको डांस के लिए आमंत्रित किया कि आप मेरे साथ नाचती क्यों नहीं। टू बी फ्रेंकली किया होगा, ऐसे कोई बेइज्जती का मकसद नहीं रहा होगा।
लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ये कहते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति को मना कर दिया, जो कि पूरे दुनिया का किंग होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति होना इस धरती का सबसे लेवल का आदमी अगर कोई है, क्योंकि अमेरिका अपने देश से लगभग हर एक मामले में 150 साल तक आगे है। आज हमारे जो देश उदयपुर जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, आज के 80 से 100 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी थी। कल की एक रिपोर्ट आई है, मैं देख रहा था, उस रिपोर्ट के अंदर दुनिया के सबसे पैसे वाले देशों का जिक्र कर रखा है कि सबसे ज्यादा पैसा किस देश में है, तो पहली रैंक में न्यूयॉर्क है। अपने देश के 5-5, 7-7 देशों शहरों को मिला लोगे ना लेवल वाले, तो न्यूयॉर्क की बराबरी नहीं कर सकता। तो अपने से वो शहर 80 से 100 साल पहले भी था। तो जब इंदिरा गांधी जी ने उनको तुरंत मना कर दिया कि मैं आपके साथ में डांस नहीं करूंगी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा देश आया हुआ है, मगर मैं अगर आपके साथ में डांस करती हूँ तो मेरे देश वाले क्या सोचे कि अपना नेता यहाँ पे जाकर के वहां पे डांस कर। इतनी खुददार लड़ी थी। तो उनको जो अखबार में उन्होंने छापा कि भारत के नेता जो है यहाँ भीख मांगने के लिए आया है, अनाज पैदा नहीं कर सकता, बच्चे पैदा करते जाते हैं, तो उनको बड़ी लगी चोट और वापस तुरंत देश में आई और अपने जो सेक्रेटरीज की मीटिंग ली पीएमओ के अंदर, जो आपका प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, उनको बोला कि ऐसी गाइडलाइन तैयार करो, ऐसा फ्यूचर प्लान तैयार करो कि आज के बाद में आपका देश किसी भी देश के सामने खाने के लिए भीख नहीं मांगना चाहिए। एक वो दिन था, हरित क्रांति के आसपास की बात थी, 1965। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज हम लोग पूरे दुनिया में खाद्य जो उत्पादन होता है इसके मामले में दूसरे नंबर पे। कौन सा नंबर है आपका? तो हम लोग फ्रूट वेजिटेबल प्रोडक्शन में आज अपनी रैंक सेकंड है, चाइना के बाद में। तो देश बहुत बदल चुका है। पूरी देश जो है, पूरी दुनिया है, भारत को बड़ी उम्मीदों के साथ में देखती है। 2050 तक आपके देश की औसत जो उम्र होगी युवाओं की, वो 40 साल होगी। मतलब लगभग सबसे ज्यादा युवा अगर किसी देश में होंगे तो वो भारत में होंगे। 2050 की स्थिति बता रहा हूं। उस समय अपना कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा और वो कोई और नहीं होंगे, आप में से ही कोई आगे बढ़ेगा और आप ही लोग वो होंगे। इसका मतलब ये है कि आप देश का भविष्य, आपका हर एक कदम उस दिशा में होना चाहिए जो देश को प्रगति की ओर ले जाता है। आपको वर्ल्ड वाइड आपकी थिंकिंग रखनी है। आपको ये नहीं कि मेरे को कोई छोटा मोटा सरकारी नौकरी लगनी है। कई लोग तो इसलिए तैयारी करने आते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे तो शादी नहीं हो। मैं कृषि पर्यवेक्षक के बैच में पढ़ाता हूँ तो ज़्यादातर बच्चों की ये इच्छा होती है कि सर मेरे को जैसे तैसे नौकरी लगा दो, थोड़े दिन बाद में मेरी सगाई है, और जो जिससे मेरी बातचीत होती है वो ये बोल रही नौकरी नहीं लगा तो रिश्ता फाइनल नहीं हो। तो अब आधी जनता तो इसलिए पढ़ रही नौकरी लग जाए। नौकरी लगना कोई समाधान नहीं है। मेरी बात सुनो कि हजारों लोग फॉर्म भरते हैं। जैसे कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आई तो कई लोग फॉर्म भरेंगे, बहुत कम सीट होती है। तो ये मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, कृषि पर्यवेक्षक के बीच में होता है। कृषि पर्यवेक्षक के कोई लड़के हाथ खड़े करो, यहाँ सुपरवाइजर वाले कोई नहीं। आप ऐसी पौध हैं, अभी आप नर्सरी स्टेज में हैं। आपको जितना खाद मिलेगा, जितना उर्वरक मिलेगा, जितने आपको पोषक तत्व मिलेंगे, आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आपके बीच में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपको अपने करियर का चुनाव करना है। आप में से ही लोग आगे बढ़ करके कोई आईएएस बनेगा, कोई हो सकता है कि बाद में कोई एलएलबी करके कोई और बने। एग्रीकल्चर फील्ड में संभावनाएं अपार है। सरकारी नौकरी के विकल्प तो है ही है, बहुत सारी नौकरी, एक एक करके बताऊंगा तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बताऊं, अब मेरी इच्छा है कि आप लोग इतने समझदार हो गए हो कि किसी दूसरे फील्ड वाले को, मैं पिछले कुछ दिनों से न्यूज में ये देखता आ रहा हूँ, आए दिन यूट्यूब पे आप लोग बायोग्राफी देखते हो कि एमबीए करने के बाद में एग्रीकल्चर फील्ड में आकर के वो बंदा प्रोग्रेस करता है। दुबई में 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के आता है, यहाँ फूलों की खेती करता है। भाई वो एमबीए वाला फूलों की खेती करता है जो फूल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो तो केवल गुलाब जानता है कि किसी को देने के क्या फायदे होते हैं, और हम गुलाब का उत्पादन करना जानते हैं। तो वो एमबीए वाला जब एमबीए करने के बाद में यहाँ आकर के फूलों की खेती कर रहा है और कम से कम 10-20 करोड़ के सालाना के फूल बेच देता है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई व्यर्थ, आपने इस फील्ड में कुछ भी नहीं किया। यहाँ एक सर थे, श्रवण सर थे, पहले अपने यहाँ पढ़ाते थे, अभी उन्होंने कोई बिजनेस चालू कर दिया। वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, एक दिन का 60,000 का केंचुआ बेचते। कितना बेचते? तो क्या हम लोग नहीं कर सकते वो सब? तो सरकारी नौकरी करेगा वो एक क्राइटेरिया के अंदर सीमित रहेगा, लेकिन बाकी जो इस तरह के उद्यम है, आप अलग अलग तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। गार्डनिंग की मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ, जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग होती है, फूल बगीचे वगैरह, जहाँ आप लोग प्रेमी प्रेमिकाएं कॉलेज में घूमने के लिए जाते हैं। तो
मैं कुछ नाम देना चाहता हूं। जैसे अभी आप लोगों ने राष्ट्रपति भवन का गार्डन है, उसका नाम सुना होगा, जिसको अभी नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। उसकी डिजाइन तैयार करने का वाले का नाम था एडविन ल्यूटिन्स। क्या नाम था? तो आज भी हमारे एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि ये गार्डन की डिजाइन तैयार की थी एडविन ल्यूटिन्स। तो आने वाले समय में कोई विदेशी आदमी आकर ही गार्डन की डिजाइन तैयार करेगा, या फिर आप लोग चल करके ऐसे गुण विकसित करोगे कि आप विदेशों में जाओ और आप लोग जो है ऐसे डिजाइन तैयार करोगे? अरे आप लोग करोगे, वो कोई और आके करेगा? तो आज से ही अपने ये लक्ष्य सुनिश्चित कर लो। और कई बच्चे ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं, गांव से आते हैं, और पहली बार हम लोग शहर के बीच में इस तरीके से आते हैं, तो कई बार एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है कि इस कंपटीशन के ज़माने में, इतने जब ताबड़तोड़ कंपटीशन में, तो मैं उसमें कहाँ हूँ। ये फीलिंग आना बहुत स्वाभाविक है। गांव से कोई भी आता है तो ये फीलिंग उसके दिमाग में जरूर आती है कि मैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में आता हूँ, मम्मी पापा खेत में काम करते हैं या और कोई मजदूरी करते हैं, मुझे पढ़ाने के लिए भेजा है, तो मैं इस फील्ड में कहाँ टिक पाऊँ। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, इस तरीके की कोई भी सच्चाई नहीं है। सफलता या सफल लोग जितने भी हुए हैं, उनकी आप जीवनी पढ़ करके देखोगे तो करोड़पति लोग बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को, जो आगे चल करके जिनका हम लोग नाम लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई हमने 2-4 दिन पहले। भीमराव अंबेडकर को जो भी टीचर आते थे वो उनको क्लास से बाहर निकाल देते। उस समय शायद जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, गाँव में आज भी है बहुत जगह। तो जैसे ही कोई टीचर आया और भीमराव अंबेडकर को नीची जाति का मान करके उनको बोलते क्लास से बाहर निकल, और वो क्लास से बाहर निकाल देते थे। छोटा सा बच्चा था, उनके दिमाग में किस लेवल की थिंकिंग रही होगी कि वो बाहर बैठ करके किताब पढ़ते रहते हैं। उनके दिमाग में ये भी फर्क नहीं पड़ता, अंदर सर पढ़ा रहे तो उनको तो ज्यादा समझ में आ रहा है, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्लास से बाहर निकाल दिया। बार बार बैठा हुआ बंदा पढ़ रहा है। लेकिन आज आप लोग जानते हो, जो बाहर बैठ के पढ़ रहा था उसको पूरी दुनिया जानती है, जो अंदर बैठ के कौन कौन पढ़े थे उनको कोई भी नहीं जानता। आप लोगों को गर्व करना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। गांव से आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, इस सफलता के इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके घर पे साइकिल है, आपके घर पे साइकिल भी नहीं है, किसी पड़ोसी के घर पे 4 पेड़ों की गाड़ी है। सफलता के उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहना चाहता हूँ कि पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा फर्क होता है, मुर्दा गड़ियों की तरह सांस लेने वालों जीने में और सांस लेने में बड़ा फर्क होता है। आप लोग आगे बढ़िए। अगर ऐसा होता तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, आप सब लोग जानते। आप लोगों ने नाम सुना होगा नरेंद्र मोदी का। पूरी दुनिया में जो भारत के आज के 7-8 साल पहले जो स्थिति थी पूरी वर्ल्ड वाइड, मैं आपको एक किस्सा और सुना देता हूं ताकि थोड़ा माहौल आप लोगों के बीच में सेट हो कि देश आपका बदल चुका है। एक कोरोना करके महामारी आई। उस कोरोना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चाइना से उसका उत्पत्ति बताया जाता है कि चाइना ने इस दुनिया में जो है इस बीमारी को फैलाने का काम किया। और जब आप लोग आगे चल करके थोड़े एक्टिवेट रहोगे तो आप लोगों को नाम पता चलेगा, बायो वॉर, बायोलॉजिकल वेपन्स, मतलब ऐसे हथियार जो बायोलॉजिकल है। आप किसी देश को खत्म करना चाहते हो, आपको मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी राइफल्स चलाने की जरूरत नहीं है, आपको टैंक चलाने की जरूरत नहीं है, फाइटर जेट बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी कोई बीमारी का वायरस बनाओ और उस देश में किसी चुपके से तरीके से छोड़ सकते हैं। ये बहुत आसान सा काम है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं करते देश, क्योंकि ये कायरों की पहचान। तो बायोलॉजिकल वार के बारे में आप कॉन्सेप्ट सुनोगे तो चाइना का जो कोरोना वायरस था, तो कई जानकारों ने इसको बायोलॉजिकल वार की संज्ञा दी कि ये दुनिया के अंदर फैला करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। चाइना ने दुनिया को ये बता दिया कि चाइना मारने की क्षमता रखता है, दुनिया का कोई भी देश हो चाहे। उसी समय एक देश खड़ा होता है भारत, और हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन इतनी ज्यादा संख्या में बनाई कि पूरी दुनिया सोचती रहेगी ये क्या है। और हमने पहली ही खेप 2 लाख वैक्सीन यूनाइटेड नेशंस में भेजी, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र के अंदर भेजी, और उनको बोला कि जो गरीब देश है उनको बांट दो, ताकि उनके कोई वैक्सीन बनाने वाला नहीं, वहां पे लोग नहीं मरे। तो चाइना ने दुनिया को यह बताया कि हम दुनिया को मारने की क्षमता रखते हैं। उसी समय भारत खड़ा हुआ और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि चाइना मार सकता है, हम बचाने की क्षमता है। हिंदुस्तान बदल चुका है साथियों। और अब मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और भी कहीं परफॉर्मेंस वगैरह होगी, और भी इसके बाद में परफॉर्मेंस होगी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक शायरी बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं एक मोटिवेशनल टाइप की शायरी आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूँ
कि हे समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, हे समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, हे समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऑल द बेस्ट।